चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीट कर लिया था, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, राइट। अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी आज राइट फ्रॉम द डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो राइट फ्रॉम द डेफिनेशन, व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन? तो हीट ऑफ कंबशन इज नथिंग बट द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, राइट, when 1 mole of any particular substance is burned in the presence of excess of oxygen, right? ये हमारा डेफिनेशन होता है। तो मैं सबसे पहले तो हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट कैसे करना होता है ये तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है कौन से चैप्टर में, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो उसको यहाँ नहीं सीखेंगे हम लोग, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं हीट ऑफ कंबशन के ऊपर, जब हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। थर्मोकेमिस्ट्री का एक पार्ट था, उसके अंदर ये हीट ऑफ कंबशन वाज द मेजर टॉपिक। तो इसके ऊपर हमने बहुत बात कर रखी है, लेकिन आज इसके डेफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे हमसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़े हुए उनको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन। तो इट इज नथिंग बट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। तो इट इज अ हीट एनर्जी रिलीज, राइट। तो हीट एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of any substance burned in the presence of excess of oxygen, ये एनर्जी रिलीज होती है इन जनरल। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा रिलीज होगी, कभी कभी रिक्वायर्ड भी होती है। मतलब ये जो प्रोसेस ऑफ कंबशन है ये एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल क्या होती है, रिलीज होती है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर, थर्मोकेमिस्ट्री में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो रिलीज वाले दो एक्सेप्शंस थे। एक तो N2 को जब हम O2 के प्रेजेंस में बर्न करके NO बना रहे थे, तो वहां पे हीट एनर्जी क्या थी, वहां पर ये रिक्वायर्ड एनर्जी थी। लेकिन इन जनरल हमें पता है, और भी एक एग्जांपल था O2 प्लस F2 गिव्स OF2, वैसे केस में भी ये एनर्जी जो थी वो एक रिक्वायर्ड एनर्जी थी। अदरवाइज अदर केसेस के अंदर, मतलब अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बर्न करते हैं तो सारे कंपाउंड के बर्न करने के बाद एनर्जी रिलीज ही होती है। अब चूंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इस कारण से मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिलीज एनर्जी है। मतलब ऑर्गेनिक कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाऊं, बर्न करूं, तो ये एक रिलीज एनर्जी है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो मतलब ये हो गया कि बेसिकली लेट्स सपोज, मैंने कहा कि लेट्स सपोज कोई कंपाउंड ए है जिसको हमने बर्न करा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक ऑक्साइड बनेगा इसका फॉर श्योर, और साथ में कुछ भी एक बाय प्रोडक्ट बन सकता है, और साथ में एक हीट एनर्जी निकलेगी। अब ये बाय प्रोडक्ट एक दो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये श्योर है कि हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। तो वैसे केस में यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो चूंकि प्रोडक्ट साइड में है, तो ये डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव का सेंस बताता है कि ये एक रिलीज एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, हाँ, मेक श्योर कि आपके पास जो भी ये कंपाउंड है जिसको आप बर्न कर रहे हो, इसका 1 मोल ही लोगे। अगर आप इसका 1 मोल लोगे तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी हीट ऑफ कंबशन। अगर इसका आप 2 मोल लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर 3 लोगे तो 3 मोल के बराबर एनर्जी रिलीज होगी, 3 मोल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी। और हमें पता है हीट एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मास पे डिपेंड करता है। तो वैसे केस में जैसे जैसे आप अमाउंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे हीट भी ज्यादा निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करा और 4 लीटर के पेट्रोल को बर्न करा, तो दोनों में सिमिलर एनर्जी नहीं निकलेगी। ऑब्वियसली 4 लीटर में ज्यादा निकलेगी, गाड़ी 4 लीटर में ज्यादा चलेगी, 1 लीटर में कम चलेगी। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ फ्यूल को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो हीट ऑफ कंबशन है वो भी बढ़ेगा। लेकिन वो हीट ऑफ कंबशन नहीं कहलाएगा, दैट विल बी डिफाइंड फॉर द ओवरऑल हीट, राइट, दैट विल बी ओवरऑल हीट। अगर आप हीट ऑफ कंबशन डिफाइन कर रहे हो तो वैसे केस में यू विल हैव टू टेक 1 मोल ऑफ द फ्यूल। You cannot have excessive amount of fuel, right? You can have only 1 mole of fuel. हाँ, हीट एनर्जी तो चाहे तुम 4 जलाओ कि 2 जलाओ कि 1 जलाओ, सब में हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ डिफाइन होगा, बट वो हीट ऑफ रिएक्शन कंबस्टन होगा ये जरूरी नहीं है। हीट ऑफ रिएक्शन कंबस्टन तब होगा जबकि तुम्हारा फ्यूल कितना हो, 1 मोल के बराबर हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहे हैं। तो वैसे केस में ये जो हीट निकलेगी बाहर, ये कितनी निकलेगी वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि सामने वाला जो रिएक्टेंट है, जो कंपाउंड है, जिसको आप बर्न कर रहे हो, फ्यूल है, वो कितना स्टेबल है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मुझे इसको बर्न करना है, CH3C डबल बॉन्ड C, और लेट्स सपोज यहाँ पर H है, फिर यहाँ पे CH3 है, और फिर यहाँ पर H है, और हमने इसमें डाला O2,
और हमने बनाया वही CO2 प्लस H2O, यही बनता है इसके कंबशन के बाद, हाइड्रोकार्बन का कंबशन है वही। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल लिया कि हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड C और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ लिया H और यहाँ लिया H। एक एग्जांपल था ट्रांस का, ये एग्जांपल है सिस का, और हमने डाला इसमें O2 और बना फिर से क्या CO2 प्लस H2O। देखो प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ जो डेल्टा H होगा, अगर मैं पहले केस में डेल्टा H की बात करूं तो अगर डेल्टा H यहाँ पर लेट्स सपोज X है तो डेल्टा H ओवर हियर इज विल बी इक्वल टू लेट्स सपोज Y है, ये माइनस का होगा जस्ट बिकॉज हमें पता है कि एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, तो मैंने यहाँ पे माइनस एक्स रख दिया और यहाँ पर हमने इसको माइनस वाई रख दिया। अब अगर ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई रिलीज हो रही है तो वैसे केस में एक्स की अमाउंट वाई के बराबर नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? बिकॉज दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, एक सिस वाला फॉर्म है, एक सिस वाला फॉर्म है, एक ट्रांस वाला फॉर्म है, तो ऑब्वियसली हीट अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो किसमें ज्यादा किसमें कम होंगे? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस रिएक्शन का ग्राफ फॉर श्योर ऐसा बनेगा, इस रिएक्शन का ग्राफ फॉर श्योर ऐसा बनेगा, मतलब पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज तुमने बोला कि भाई साहब अगर हम इस वाले में गए और एक और एग्जांपल, आई मीन दो रिएक्टेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, दो तरह कंपाउंड है, तो लेट्स सपोज एक में ऐसा हुआ और फिर मान लो यहाँ हुआ, ये प्रोडक्ट तो तुम्हारा सेम ही है, प्रोडक्ट तो डिफरेंट है नहीं, बस रिएक्टेंट डिफरेंट है, आई मीन रिएक्टेंट डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट की भी एनर्जी सिमिलर नहीं होगी, थोड़ी अलग होगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी लेट्स सपोज एक की एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और लेकिन मिलेगा वही हमें जो हमें फाइनली दोनों केस में CO2 प्लस H2O ही मिलेगा, राइट। अब देखोगे आप तो रिएक्टेंट की ही एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो गई, एक ग्रीन कलर से है, एक येलो कलर से, येलो कलर वाला मान लो ये वाला है, अभी चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर ये वाला एक्सिस एनर्जी एक्सिस, ये वाला एक्सिस तुम्हारा टाइम एक्सिस है, तो फॉर श्योर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो नेट हीट ऑफ रिएक्शन है वो भी अलग अलग होगा। जैसे इस वाले केस में हीट ऑफ रिएक्शन ये होगा, दिस विल बी योर हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हो अगर आप एक मोल ले रहे हो तो, और दूसरे वाले केस में दिस विल बी योर हीट ऑफ कंबशन, दोनों दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर मान लो एक वैल्यू तुम्हारी एक्स है तो एक वैल्यू तुम्हारी वाई होगी। अब इसमें कौन सा एक्स है कौन सा वाई वो चेक कर लेते हैं, तो सुनना ध्यान से बेटा। देखो अगर आपका रिएक्टेंट लेट्स सपोज ज्यादा स्टेबल है, अगर मान लो आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, मतलब कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल ऑलवेज, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है तो ऑब्वियसली इसको अगर हम CO2 और H2O में बनाना चाहेंगे, कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो फॉर श्योर यू नीड टू हैव मोर एनर्जी इन द बिगिनिंग और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस। आप ज्यादा स्टेबिलिटी अगर स्टेबल है तो आपको इनिशियल स्टेज में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और फिर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिया शुरुआत में तो नेट सेंस में आपको कम मिलेगा एज अ रिटर्न, बिकॉज हमें पता है कि जो रिटर्न नेक्स्ट आता है हीट ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन है, वो डिपेंड करता है आपने क्या लगाया और फिर आपको क्या मिला। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने में लगा दिया लेट्स सपोज 40 लगा दिया, और फिर जब स्टेबिलिटी एक बार ब्रेक हो गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन गया, मान लेते हैं यहाँ बन गया ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद हमने जब प्रोडक्ट बनाया तो मान लेते हैं यहां से निकला बाहर 100, ठीक है, तो नेट सेंस में मेरे को मिला 60, वेयर एज ये कंपेरेटिवली कम स्टेबल था, तो हमने मान लो इसको ट्रांजिशन स्टेट बनाने में लगा दिया 30 हमने लगा दिया इसके अंदर, और फिर हमें मिला फिर से 100, बिकॉज प्रोडक्ट तो सेम ही है, तो मान लो मिला हमें 100, तो हमें मिला 100 माइनस का 100 है, और हमने लगाया 30, तो नेट सेंस में कितना मिला मेरे को 70। मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर डेल्टा एच है वो मान लेते हैं -70 यहाँ पर एज पर दिस एग्जांपल, और यहाँ जो डेल्टा एच है ये यहाँ पर -60 हो गया, राइट। अब आप देखोगे जब तुम्हारा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, जब तुम्हारा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो वैसे केस में जो डेल्टा एच है, जो हीट ऑफ कंबशन है, वो कम है, और अगर तुम्हारा रिएक्टेंट कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो वैसे केस में डेल्टा एच है वो ज्यादा है, राइट। और ये मतलब सिमिलर टू दैट ऑफ क्या हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, वहां भी ऐसा ही था, अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम था, वैसे यहां भी अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो वैसे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन यहाँ पे कम है। अब चूंकि यहाँ पर मैंने एक मोल यूज करा हुआ है, तो वट एवर डेल्टा एच इज हियर दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया है, राइट। और एक्सेसिव ऑक्सीजन है, इस कारण से मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, अगर एक्सेसिव नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा होता है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए अगर मैं इसका एक मोल लेके चल रहा हूं, तो इस डेल्टा एच को मैं बोल सकता हूं हीट ऑफ कंबशन, इसको मैं बोल सकता हूं हीट ऑफ कंबशन। सिमिलरली अगर मैं इसका एक मोल लेके चल रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ कंबशन है। और अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो x से ज्यादा है।
सर एक बात बताओ, -70 ज्यादा होगी -60, तो बेटा माइनस साइन को मत कंसिडर करना, बिकॉज हमें पता है ये एनर्जी रिलीज एनर्जी को साइन दिखा रहा है, वो माइनस साइन इज ओनली शोइंग द रिलीज्ड, राइट। तो अगर रिलीज एनर्जी तो अंडरस्टूड है, तो ऑब्वियसली किसमें ज्यादा रिलीज हो रही है, राइट, किसमें ज्यादा रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रही है और यहाँ पे कम रिलीज हो रही है। अब लक्ष्य जन का क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाट इज 40 एंड 30, ये कौन सी एनर्जी है, तो बेटा देखो ये डायरेक्टली यहां से यहां तो नहीं बना होगा, सबसे पहले आपने कुछ एनर्जी दी होगी, तब इसके हाइड्रोजन टूटे होंगे, ये हाइड्रोजन टूटे होंगे, ये हाइड्रोजन टूटा होगा, ये हाइड्रोजन टूटा होगा, सारे कार्बन अलग अलग हुए होंगे और फिर जाके वो ऑक्सीजन से कंबाइन हुए होंगे, तो कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाया, राइट। तो ये तो टूटने में, जब ये लगभग सारे बॉन्ड्स टूट गए होंगे तभी तो ये दोबारा से जुड़ के नया प्रोडक्ट बनाए होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। तो अगर आपको एटम्स को रीअरेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको सारे एटम अलग अलग करने पड़ेंगे, और जब सारे एटम अलग अलग हो जाएंगे तभी जाके तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर सारे एटम तुम्हारे अलग अलग होंगे तो अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही तुम्हारा क्या है, वो 30-40 है। अब यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा क्योंकि ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी था, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ा, वेरे जिसके बॉन्ड को तोड़ने में कंपेरेटिवली कम एफर्ट मारना पड़ा। तो इसलिए ये वाला एनर्जी गैप क्या बताओ, अलग अलग है, एक में ज्यादा गैप है, एक में कम गैप है। बात समझ में आ गया लग जाए बेटा, बात समझ में आ गया, चलो ठीक है, परफेक्ट, इसको फटाफट कॉपी कर लो। तो मतलब ये समझ में आ गया, जो हीट ऑफ कंबस्शन है, जो हीट ऑफ कंबस्शन है HOC, HOC वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है जो हीट ऑफ कंबस्शन होगा वो कम होगा। अब कंपाउंड स्टेबल है क्या नहीं है या कैसे है, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, और उसमें से जो सबसे फेमस टूल्स हैं वो फेमस टूल्स आपको पता है ऑलरेडी। जैसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, या हम लोग एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, एंटी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, नॉन एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। ये सारे कुछ हम चेक कर करके बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, और उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर क्या होगा। सबको क्लियर है यहां तक? अगर कॉपी हो गया हो तो प्लीज लिख दो ना कॉपीड। सर रेजोनेंस एनर्जी के रूल्स आपने जिस ऑर्डर में लिखवाए थे उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी वही है बेटा। रेजोनेंस एनर्जी में ऐसा कोई प्रायोरिटी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बट जिस तरह से मैंने ऑर्डर लिखा है, अगर मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन फंसता है जहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो रूल मैंने जिस हायरार्कीज में मैंने फॉलो करवाए हैं वैसे ही फॉलो करना है आपको। जिस तरह से मैंने पहले चेक करवाए ये फिर वो फिर वो फिर वो, उस तरह से आपको भी चेक करना है। बट इन जनरल ऐसे मिलेंगे नहीं तुमको क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है, कोई ना कोई एक रूल लेके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चंस, राइट। तो लिखो इसमें कंपेयर, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ हाइड्रोजन पर डबल बॉन्ड डिफाइन हो सकती है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल लास्ट क्लास में बताया तो था, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन से ज्यादा स्टेबल। सर एक बार ये भी प्लीज बता दीजिए, जो आपने बताया था कि बेंजीन साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज तब आपका माइक म्यूट हो गया था। बताया था कि बेंजीन साइक्लोहेक्सेन से, हाँ उल्टा पूछ दिया तुमने अर्जुन। साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन जस्ट बिकॉज बेंजीन हैव डबल सिंगल बॉन्ड, राइट, और साइक्लोहेक्सेन हैव ऑल सिग्मा बॉन्ड। तो आप ही बताओ पाई प्लस सिग्मा, देखो यहां पर क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं बेंजीन की बात करूं तो देखो इसके अंदर सिग्मा 12 है और पाई 3 है, सिग्मा 12 है पाई 3 है। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस वाले में सिग्मा 18 है, तो बताओ 12 सिग्मा और 3 पाई और यहाँ पे 18 सिग्मा, कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली सिग्मा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दोनों में बराबर नंबर ऑफ पाई प्लस सिग्मा होता तो भी अपन क्या बोलते कि भाई पाई प्लस सिग्मा उसके अंदर है और पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, आई मीन लेस स्ट्रॉन्गर देन द सिग्मा बॉन्ड, हमें पता है ये चीज। जो कि 18-18 सिग्मा है और यहाँ पे क्या है 12 सिग्मा 3 पाई, ज्यादा स्टेबल दिया जाएगा। आ गया आरव जैन?
क्लियर हो गया बेटा? तो 18 सिग्मा इज ऑलवेज व्हाट? स्टेबल देन। इसीलिए तो जब तुम एक बात बताओ, अगर आप यहां पर अगर आप बेंजीन का अगर आप बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करोगे 3 हाइड्रोजन डाल के, तो तुम्हें क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। और यहां पर चूंकि हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो वैसे केस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आप, ये तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ना बेटा, बेंजीन से तुमने साइक्लोहेक्सेन बनाया, तो अगर साइक्लोहेक्सेन बनाने में तुमने हाइड्रोजनेशन कराया, और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना, और ये हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक, कल ही मैंने बताया था। तो अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी निकल रही होगी। हीट निकलने का मतलब क्या है? कि ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। लेकिन 99.99% बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है। 0.1% बच्चे ही ऐसे हैं, 0.01%, जिनको इस बात में क्लैरिटी है। और बच्चे हमेशा सोचते हैं बेंजीन, एरोमेटिसिटी। अरे एरोमेटिसिटी अपनी जगह पर है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपस में नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक साथ अगर ऐसा कोई कंपैरिजन चल रहा है, तो वैसे केस में अपन बोल सकते हैं ऐसा कि एरोमेटिसिटी इज ऑब्वियसली मोस्ट स्टेबल वन। लेकिन अगर ऐसे कंपैरिजन आते हैं तो फिर ऑब्वियसली वी शुड गो विद द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कंसिडरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं किसी चीज की। तो 6 सिग्मा को तोड़ना, 18 सिग्मा को तोड़ना इज वे मोर डिफिकल्ट देन 12 सिग्मा प्लस 3 पाई को तोड़ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है और पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, तो इसलिए इसको तोड़ना कंपेरेटिवली आसान होता है, बिकॉज इसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। और यहाँ बॉन्डिंग क्या होती है? काफी तगड़ी होती है। चलो फटाफट जल्दी बताओ, आंसर बताओ, छोड़ो इसको। हो गया सर? रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब अर्जन उसको बताता हूँ, सब बताता हूँ। रिंग एक्सपेंशन से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है बट अप टू एन एक्सटेंट, उसके बाद नहीं। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टेप बेसिकली रिंग एक्सपेंशन तुम लोगों को भी पढ़ाया नहीं है, वो लास्ट पार्ट होता है, जीओसी 2 में आता है। अब इसके अंदर क्या है? इसमें इन दोनों के अंदर तो सिंपल है कि तुम्हारा भाई ये और ये में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा हो जाएगा। अब इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना बच्चों, सबके अंदर 6 कार्बन है, राइट? अब अगर सबके अंदर 6 कार्बन है तो हम फिर देखेंगे एंगल स्ट्रेन। अगर एंगल स्ट्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन इसके अंदर होता है, उसके बाद इसके, उसके इसके, उसके इसके, तो ऑब्वियसली हम लोग बात ही ऐसे भी बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर एंगल स्ट्रेन की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा इसके अंदर या इसके अंदर, तो आंसर है इसके अंदर होता है। 90 डिग्री एंगल होता है इसके अंदर, यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो सुनना ध्यान से बेटा, तो वैसे केस में जैसे रिंग एक्सपेंशन कर रहे हो आप, तो रिंग एक्सपेंशन में जो 4 से 5 होता है वो बहुत स्टेबल होता है, 5 से 6 स्टेबल होता है, राइट? 5 से 6 स्टेबल होता है। वेरएज 3 से 4 की तरफ आप जाते हो तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली घट जाती है। 3 से 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो जाता है बेटा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि 3 से 4 में अलग हो जाएगा ऑर्डर। कार्बोकेटायन नहीं है ना अभी, तो रहने दो उसको। कार्बोकेटायन में ऐसा नहीं हो, कार्बोकेटायन में ऐसा होगा 3 से 4 में नहीं जाएंगे अपन, इसमें जा सकते हैं आराम से। तो इसमें अगर जाएंगे तो क्या होगा? तो देखो 3 4 5 6 सब में, 3 मेंबर का, 4 मेंबर का, 5 मेंबर का, 6 मेंबर का, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल एज ए स्टेबल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो ये वाला है, और सबसे कम ये वाला है। ये रिंग एक्सपेंशन में मैं पढ़ाऊंगा जब कार्बोकेटायन में पढ़ाऊंगा। यहाँ रिंग एक्सपेंशन का ये केस ही नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली इंडिविजुअल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, दैट्स इट, विद सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन। रिंग एक्सपेंशन का केस जब मैं पढ़ाऊंगा तब 3 4 5 6, तो उसके अंदर 3 से 4 में अपन नहीं जाते, 4 से 3 में आते हैं, ठीक है? लेकिन कब? जब कार्बोकेटायन का केस बनेगा। अभी इसमें तो सिंपल है कि जैसे जैसे अपन एंगल स्ट्रेन देखेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 72। लेकिन जैसे 4 से 5 मेंबर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, बिकॉज रिंग का साइज बढ़ता है और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, एंगल वाइज भी बहुत ज्यादा होता है, रिंग का साइज भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो वैसे केस में अगर मैं यहाँ बात करूं तो सबसे कम स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो जो आंसर ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। भाई अगर कार्बोकेटायन होता तो फिर याद रखना बच्चों, यहां से अपन यहां नहीं जाते, ये पढ़ाऊंगा आगे में, ये कन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस का केस आ जाता है। तो डांसिंग रेजोनेंस अपने आप में बहुत बड़ा स्टेबिलिटी केस होता है, तो इस कारण से हम ये वाला एक्सपेंशन नहीं करते। लेकिन इसको हम यहां अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये अलग चीज है, ये डांसिंग रेजोनेंस का केस है। हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इस वाले में तो कोई कार्बोकेटायन है ही नहीं, तो फिर टेंशन नहीं है। फिर तो अपन देखेंगे यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, और ये रिंग का साइज कंपेरेटिवली बड़ा है, और यहाँ पे 120 एंगल है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा एंगल है। तो ये चीज हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा होगा और एचओसी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे बाद में बेटा, इसको भी डिलीट कर रहा हूं।
ये कार्बोकेटाइन के ऊपर बात होगी, तब बात करेंगे, ठीक है। सर ब्रांच नंबर जैसा कुछ होगा, सर ब्रांच नंबर जैसा कुछ होगा। हाँ अर्नव, अर्नव अब समझ में आ गया बेटा, बेटा अब समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं। कार्बोकेटाइन में अपन देखेंगे तब अपन बोलेंगे 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल, 3 मेंबर है, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस का केस आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर 3 सबसे कम स्टेबल, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्लियर है बेटा अर्नव? ओके सर ब्रांच नंबर जैसा, ब्रांच के बात नहीं कर रहे बेटा, यहाँ ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब होता है एंगल स्ट्रेन से। अब यहाँ देखो बेटा, तो इन दोनों में ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा, सॉरी स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा तो H2C इसका ज्यादा होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है, तो H2C इसका ज्यादा हो जाएगा। अब इस वाले की बात करें तो बताओ आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। ए बी सी डी, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, बहुत बढ़िया। जहां भी आप लोगों को अभी तक जीओसी पढ़ाया गया ऑब्वियसली खत्म तो हो ही गया होगा, बहुत मिनिमल लेवल पे सब कुछ कवर किया गया है, बहुत मिनिमल। ये सब क्वेश्चन तो मतलब सबके गलत है, एक लाइन सबके गलत है, ध्यान दो बेटा। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास, आपने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा, मैं मानता हूँ इस चीज को, और आप लोगों ने इसलिए आंसर ऐसा कर दिया कि सबसे कम स्टेबल है, तो ऑब्वियसली आपको हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन अभी यहाँ पर वो केस नहीं लग रहा। वो केस क्यों नहीं लग रहा सर? वो केस इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज वो केस तब लगता है जब सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन हो। बात समझना, जब सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन हो, यहाँ पे सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन ही नहीं है। अब आप सोचो ये क्या है, ये फ्यूल है, इसको बर्न करोगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट, हीट ऑफ कंबशन को आप बोलते हैं। तो ये एक फ्यूल है। अब सोचो एक फ्यूल है जो 3 कार्बन का बना है, एक फ्यूल है जो 4 कार्बन का बना है, एक फ्यूल जो 5 कार्बन का बना है, और एक फ्यूल 6 कार्बन का बना हुआ है। जहां सबसे ज्यादा किसका मास होगा, सबसे ज्यादा कौन बर्न करेगा, सबसे ज्यादा बर्न करने के हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? अब तुम देखो ना, मतलब ये 3 चीजों से बना हुआ है। एक पिज्जा जो 3 स्लाइस का, एक पिज्जा 4 स्लाइस का, कहां ज्यादा पेट भरेगी? ऑब्वियसली 4 स्लाइस वाले में। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे अपन, क्योंकि स्टेबिलिटी से बड़ा फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो याद रखना कि हीट ऑफ कंबस्शन जो होता है वो टू नंबर ऑफ कार्बन भी होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ एटम। अगर एटम के नंबर ही डिफरेंट हैं तो वैसे केस में आपको फिर नंबर ऑफ कार्बन वाला फैक्टर सबसे ऊपर लेकर रखना पड़ेगा। और अगर मान लो कार्बन के नंबर सेम है, देन यू शुड फॉलो द स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। मतलब इफ दिस इज ओके, इफ दिस इज checked, then check for stability। अगर ये तुमने पहला चेक कर लिया तो अब देखो तुम सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने यहां तक दिए हैं, इसमें क्यों मैंने नंबर ऑफ कार्बन सेम रखा बताओ? समझ में आ गया ना? तो अगर हम इसमें सारे के सारे की बात कर रहे हैं, अगर सारे की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब में 6 कार्बन, देखो सब में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन मैंने रखे थे, बट यहाँ नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ पर अब स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं जाएंगे, हम फिर नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाएंगे। यस सर, डी में प्लस आई इफेक्ट भी तो ज्यादा है, डी में प्लस आई ज्यादा है, उससे यहाँ पे प्लस आई का क्या करोगे? यहाँ पे प्लस आई का क्या करोगे? प्लस आई इफेक्ट का इंपैक्ट क्या करोगे? प्लस आई का इंपैक्ट का कोई फायदा ही नहीं है ना। चल क्यों नहीं फायदा है? अभी प्लस आई को कहां लगाओगे? आप प्लस आई को किसी की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए लगाते हो, या स्टेबिलिटी कम करने के लिए लगाते हो, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल है ना, या फिर डबल बॉन्ड, इन सब जगहों पे हम देख रहे होते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कोई फाइट ही नहीं है, ये तो सिंपल एक कंपाउंड है जिसमें कि ऐसा कोई वैसा फैक्टर नहीं इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तुमको, है ना। और जो फैक्टर स्टेबिलिटी इनहेंस कर रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, वो स्ट्रेन है यहाँ पे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट है। आगे यार समझ में? तो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह कब देखोगे? जब आप वहां पे कोई भी रेडिकल हो या कोई इंटरमीडिएट हो, तब चेक करना है इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाटएवर यू वांट, या एल्कीन हो तब चेक करना है। इसमें कुछ नहीं चेक करना है, इसमें तो सिंपल स्ट्रेन की भी पे कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा सबसे आगे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ध्यान रखना बेटा, इसका स्टार मार्क कर लो। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं बेटा। तो इसके अंदर देखो बेटा, कल ही मैंने बताया था ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है, राइट सर? ऐसा क्यों?
यहाँ पर कल आपने सर उल्टा ऑर्डर नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं बताया था, बेसिकली वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था जो डबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? कल मैंने इसको बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनाया था कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो उसका होता है, फिर इसका होता है। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके फ्यूल के बर्न होने से। तो वहां पर स्टेबिलिटी मेरे लिए मेन फैक्टर है, डबल बॉन्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वैसे केस में यहाँ पर स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी और यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे कम स्टेबल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। क्यों? यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? इन दोनों को, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस, इसमें नहीं है, इसमें है। क्या ये सबको यहां तक सारा क्वेश्चन समझ में आ गया? 7 नंबर तक? तो ये 7 नंबर तक आ गया। सर नंबर ऑफ कार्बन से प्रोपोर्शनल होगा ना? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन से प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा। नंबर ऑफ कार्बन से प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने उल्टा नीचे लिख दिया क्या? चेक कर लेता हूं एक बार। सही तो है, HOC प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन लिखा तो है। चलिए अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बताओ बेटा क्या होगा आंसर? तो ये कह सकते हैं कि HOC इज इनवर्सली रिलेशन टू एंगल स्ट्रेन। बिल्कुल, बेसिकली इनवर्सली टू स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली टू स्ट्रेन। इनवर्स रिलेशन टू एंगल स्ट्रेन नहीं, डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे बेटा। अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो कंपाउंड कम स्टेबल होगा, अगर कंपाउंड कम स्टेबल तभी तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। सान्या डायरेक्टली बोलेंगे, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली। तो वही है, HOC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट, इनवर्सली टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम होती है, राइट। और तो मतलब अगर इसके भी कुछ इनवर्स आ रहा है तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। इसके डायरेक्ट हो गया, इसके डायरेक्ट हो गया, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा उसको, वो स्टेबिलिटी के अंदर ही कवर हो जाता है। चलिए इसका आंसर बताओ 8 नंबर का। सबसे आगे ए। क्या? नो सर बेटा, समझ में नहीं आया इस एंगल स्ट्रेन वाला पॉइंट? मैंने कहा स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। अब बताओ इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया? इसका डायरेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या किया ये मैं जानना चाहता हूं। स्टेबिलिटी, ओके। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक किया आपने? यहां तो सिस ट्रांस समझ में आ गया, ए को कैसे चेक करा? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन तो सब में 6 है पगले, इसमें भी 3 3 6, इसमें भी 3 3 6, इसमें भी 3 3 6। तो अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट अ आंसर बेटा, यहां भी तो 3 3 6 ही है। डबल बॉन्ड से लगा कार्बन के बाद वाला कार्बन, बाद वाला कार्बन, 3 3 6 ही तो हुआ। सिस ट्रांस तो समझ में आ गया, बट इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करी आप लोगों ने? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा कोई पॉइंट कहीं लिखा हुआ है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा कोई पॉइंट कहीं लिखाया है क्या मैं हीट ऑफ कंबशन में, हीट स्टेबिलिटी के अंदर? सर ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है शायद। क्यों है? वही तो पूछना चाह रहा हूं, क्यों है? सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट द आंसर। अब एक वाला क्यों है? क्योंकि वो सेम साइड पे है। अरे पगले, सेम साइड पे है इसका क्या मतलब? तब तो रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। अगर वो सेम साइड पर हैं तब तो रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए, अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। अब ज्यादा क्यों बोल रहे हो? तो किसी के पास इसका आंसर नहीं है। तो बेसिकली देखो बेटा, इसका आंसर क्या है? हाइट एल्कीन के जब आपने चेक किया था, क्या जब एल्कीन का आपने स्टेबिलिटी चेक करने का कोशिश किया था तो आपने क्या किया था? हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया था। तो अगर आपको याद हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर मैं इसका बनाऊं, राइट, तो क्या होगा? यहां का जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेगा? निकलेगा, ठीक है। जब ये निकलेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3C, और यहां आ जाएगा H2 और फिर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा? और यहां डबल बॉन्ड C और फिर यहां पर H2। फिर क्या होगा? ये यहां से यहां जाएगा, राइट, ये यहां से यहां जाएगा, तो ऑब्वियसली ये यहां से यहां जाएगा। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट पे जहां पर आपका जा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर वो देखो तो वो एक कार्बन आयन बना है जो पहले भी बना था। तो एक कार्बन आयन बना है और कार्बन आयन हमने इसका बना दिया। कैसे बना दिया? तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो है मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद यील्ड हुआ है। दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट विद दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट। अब अगर मान लो मैंने रिएक्टेंट दूसरा वाला यूज कर लिया जो हमने दूसरा यूज किया हुआ है, तो वैसे केस में ये मान लो हमने यूज किया, राइट, तो इसका भी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है तो ये अपना हाइड्रोजन देगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा तुम्हारा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? तो ऐसा होगा CH3C, सॉरी CH3 नहीं होगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH
और यहां होगा सिंगल बॉन्ड और फिर इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और फिर इससे लगा हुआ रहेगा हाइड्रोजन और CH3। ठीक है बेटा, अब सुनना ध्यान से बेटा। तो आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन वट एवर वी हैव, दिस इज द प्रोडक्ट, एंड आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन वी हैव दिस प्रोडक्ट। और हमने बताया था आपको प्रोडक्ट को देख के ही हम एल्कीन की अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बताते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैंने जब एल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था तो वहां भी मैंने ऐसे ही एनायन बना के, कार्बन आयन बना के उसके रेजोनेंस करके मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में समझाया था। तो वैसे केस में अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है मेरा, यहां पर जो तुम्हारा एल्कीन है, जो तुम्हारा कार्बन आयन है, जो कार्बन आयन है, दिस कार्बन आयन इज, मतलब इज, देखो, destabilized by this plus I group. This carbon ion is destabilized by this particular plus I group, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस चार्ज और बढ़ा देगा यहां पर, और माइनस के बढ़ने से स्टेबिलिटी घटेगी। whereas this particular is stabilized by minus I, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। so this whole group is minus I, और जब ये माइनस आई ग्रुप है तो ये खींच के इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा प्लस चार्ज लेके आ जाएगा। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो करस्पॉन्डिंग एल्कीन ज्यादा स्टेबल था। अगर ये प्रोडक्ट कम स्टेबल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एल्कीन कम स्टेबल था। तो अगर कोई पूछेगा कि ट्रांस और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर दिस वन इज मोर स्टेबल, एंड इफ दिस इज मोर स्टेबल देन ऑब्वियसली इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि सबसे आगे होगा सिस वाला, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है। देखो अब इन दोनों में सेम गति है कार्बन आयन का, यहां भी एक एनायन जब यहां बनेगा तो ये प्लस आई से परेशान होगा, और यहां भी जब बना, अभी यहां पे एनायन बना तो ये भी प्लस आई से परेशान था। तो इन दोनों में प्लस आई तो फैक्टर बराबर है। अब जो फैक्टर लग रहा है वो क्या लग रहा है, सिस, और ये ट्रांस। तो ऑब्वियसली सिस इज वे वे लेस स्टेबल देन व्हाट, ट्रांस। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर जो ट्रांस वाला पॉइंट, जो सिस वाला है, वो सबसे कम स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन तो मतलब क्या हो गया कि सबसे आगे चला गया सी। अब आते हैं बी और ए में, तो क्लियर हो चुका है कि ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए। तो वैसे केस में उसके बाद बी आएगा और उसके बाद ए आएगा। सी बी ए वुड बी द आंसर। समझ में आया क्या बेटा? तो इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये वाला ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है नॉट ओनली हीट ऑफ कंबस्टन, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि बताओ इसमें से किसको हाइड्रोजनेट करने पे सबसे ज्यादा हीट निकलेगा। तो आंसर है इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर है सबको? अब शुरू करते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारे क्वेश्चंस में हमने निपटा लिए। अब हम लोग आते हैं, एक जो इफेक्ट बच गया था बीच में क्या मतलब बोला था मैंने, बाद में पढ़ाऊंगा लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन के, दैट वाज माइनस एच इफेक्ट, और ओनली बाय CCl3 ग्रुप। ध्यान रखना है इसका, दिस इज ओनली बाय CCl3 ग्रुप। अब यहां पर क्या है, माइनस एच इफेक्ट के अंदर अगेन मैं बोलूंगा सर यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो एच इफेक्ट कैसे हो गया? मैंने क्या बोला था, एच डज नॉट स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, इट इज फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हो। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दिस इज योर CCl3 राइट, और यहाँ पर H लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड्स, फिर H मान लो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहीं पर माइनस एच होगा। माइनस एच कैसे होगा, तो देखो जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो है तुम्हारे पास यहाँ पर CCl3 है, तो यहाँ पर Cl, फिर Cl, और फिर यहाँ पे Cl। अब ये Cl जो होते हैं क्लोराइड, कार्बन से ज्यादा क्लोरीन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और जब शिफ्ट होता है तो ये कुछ ऐसा होता है कि Cl Cl, और यहाँ पे आ जाता है एक प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर H, और फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर H और H। अब क्या होगा, तो अब आपका ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड इसको हेल्प करने निकलेगा, रेजोनेंस टेंडेंसी है यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा
कि यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर प्लस, फिर H और फिर H और यहाँ भी H। तो इस तरह से ये ऑपरेट करता है माइनस H इफेक्ट। मतलब अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस H इफेक्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं अपने टारगेट पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल से। देखो हमारा टारगेट सेल की है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं, माइनस H के थ्रू हम खींच रहे हैं और प्लस H के थ्रू हम दे रहे होते हैं। इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आ गई बात समझ में बेटा? ये वाला क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सबको समझ में आ गया? तो इससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ेगा, राइट? इससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ सकता है। देखो जैसे ये वाला ग्रुप है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। जब लेके ये भागा तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा Cl C और यहाँ पे आएगा एक प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, तो बन गया क्या, रेजोनेंस कंडीशन। तो बस क्या करेगा ये, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो Cl डबल बॉन्ड CH। तो देखो जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज था वो गायब हो गया, तो माइनस H ने इसको हेल्प कर दिया। प्लस H होगा तो क्या करेगा, प्लस H इलेक्ट्रॉन देगा, फिर सामने भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज मैंने बताया था कि जैसे जैसे दो सिमिलर चार्ज पास में आते हैं स्टेबिलिटी घटती है। तो वैसे केस में अगर कार्बन आयन में अगर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया होता, ऐसे होता नहीं है वहां पे क्योंकि ऑब्वियसली रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये तुम्हारे पास कार्बन आयन है और ये तुम्हारा 3 हाइड्रोजन है जो अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पर प्लस H हो रहा होगा, ऑब्वियसली प्लस H ही वहां पे पॉसिबल है, तो अगर प्लस H होगा तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके भागता है, और फिर यहाँ भी निगेटिव चार्ज आ गया। अब बताओ इसमें कौन बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। तो इस कारण से ऐसे केस में जब कभी भी यहाँ पे कार्बन आयन हो तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन प्लस H इफेक्ट शो नहीं करता, मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर एसिडिक हो गया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपस में बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, तो इसलिए ये वाला चीज होता ही नहीं है। ठीक है, देखो तो इसलिए प्लस H ने कार्बन आयन को क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया, वेयर एज माइनस H ने कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, हाँ ओनली इन CCl3। उसके बाद ये बेटा ये क्या ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, ठीक है, वाई नॉट CF3 वाई नॉट CBr3 तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू है। बाकी सर अगर कार्बन से अगर कोई भी यूज से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हो तो वो खींचेगा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। देन वाई CCl3 आपके क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज मैंने क्या बोला था, ये चीजें सब कुछ डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, राइट? तो बॉन्ड एनर्जी किसका कितना है उसके बिहाफ पे ही वो टूटने की संभावना रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो इसीलिए Cl ने ही वो पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल किया होगा, CF CBr CI ने नहीं किया होगा। ठीक है सर, वो आपने C&H के बारे में क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा कि अगर मान लो यहां पर कार्बन आयन के साथ जैसे यहाँ पे माइनस H था, तो यहां पर देखो तुम, ये CH3 ग्रुप है, ये प्लस H ग्रुप है, ये माइनस H ग्रुप नहीं है। तो प्लस H ग्रुप होता था तो क्या होता था बताओ, तो हाइड्रोजन यहां से निकलता था H प्लस बन के, है ना, और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के आता था कार्बन के सर पे। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, पहले से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है बगल वाले कार्बन पे, तो सिमिलर चार्ज अगर बहुत नजदीक हो तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो इस कारण से चूंकि ये बहुत हाईली अनस्टेबल है, चूंकि ये हाईली अनस्टेबल है, तो अब इसलिए ये बनना ही नहीं चाहेगा, तो ये नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वाला प्रोसेस भी नहीं होता। इसलिए कार्बन आयन जब प्रेजेंट हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन लॉक रहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। वेराज अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन होता, तो मैंने कल पढ़ाया ही था हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बोकेटाइन होता तो प्लस H एक्टिवेट होता और स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ जाती। कार्बन आयन है तो माइनस H एक्टिवेट होगा और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन माइनस H होने के लिए यू मस्ट हैव CCl3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट। ये लास्ट इफेक्ट है। तो इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं बेसिकली, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, पार्शियल चार्ज नहीं, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज डेवलप होता है, कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट टेक प्लेस। जैसे वहां पे -i + i में के अंदर आपने देखा था पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद ऑपरेट्स थ्रू रेजोनेंस। ये जो इफेक्ट है ये रेजोनेंस के थ्रू ये होता है, ऑपरेट होता है, रेजोनेंस। उसके बाद इसके अंदर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। चाहे कितना भी दूरी हो, अगर रेजोनेंस चल रहा है तो ये इफेक्ट चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि यहां से ऐसे बढ़ा, फिर यहां से ऐसे बढ़ा, फिर यहां से ऐसे बढ़ा, और मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने C डबल बॉन्ड O और H लगा रखा है, ठीक है, और ऐसे करके चलते जा रहे हैं, फिर ऐसे चलते जा रहे हैं, फिर ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चाहे इसका इम्पैक्ट जो इस पे होगा वही इस पे होगा, जहां जहां रेजोनेंस लग रहा है तो जो इस पे होगा वही इस पे होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और होगा। और अगर मैं इसका इम्पैक्ट रीड करते करते यहां तक पहुंच जाऊं तो यहां भी इम्पैक्ट सेम ही होगा। मतलब इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट सेम होगा, जहां जहां -m इसका लग रहा होगा वो सारे पोजीशंस पे इम्पैक्ट सेम होंगे। ऐसा नहीं कि जो नजदीक है तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा और कम है तो इम्पैक्ट दूर होगा। जैसे कि इंडक्टिव में हो रहा था, दैट वाज अ डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, राइट। तो वहां पे दूर जाने पे इफेक्ट घट रहा था, डेल्टा 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 प्लस हो रहा था, और नजदीक में डेल्टा प्लस था, मतलब ज्यादा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तुम इस पोजीशन पे बात करो या इस पोजीशन पे बात करो, CHO का जो इफेक्ट होगा वो एज इट इज बना रहेगा, सेम रहेगा, अगर वो मेसोमेरिक के थ्रू काम कर रहा है तो। और लास्ट पॉइंट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? अब इट इज ऑफ टू टाइप्स, it is of two types, प्लस m एंड माइनस m। प्लस m होता है इलेक्ट्रॉन हीटिंग इफेक्ट एंड माइनस m होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है बेटा। RMS स्ट्रक्चर से बता रहा था कि अगर मैं यहां इस पर्टिकुलर ग्रुप का -m चेक करूंगा तो वो -m जितना इंपैक्ट यहां शो कर रहा होगा उतना ही इंपैक्ट वो यहां भी शो कर रहा होगा, उतना ही इंपैक्ट वो यहां भी शो कर रहा होगा, उतना ही इंपैक्ट वो यहां भी शो कर रहा होगा, उतना ही इंपैक्ट यहां भी शो कर रहा होगा, उतना ही इंपैक्ट यहां शो कर रहा होगा। मतलब इसका अगर -m इफेक्ट चेक किया जाए तो ऑब्वियसली -m इफेक्ट हर पोजीशन पे सेम ही होता है। तो मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं होता है, जहां तक रेजोनेंस चलेगा वहां तक इसका इफेक्ट सेम ही रहेगा। वेयरएज अगर मान लो इसका मैं -i चेक कर रहा होता बिकॉज ये -i ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट इस वाले रिंग पे ज्यादा होगा, इस पे थोड़ा कम होगा, इस पे और कम होगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। मतलब -i इज डिस्टेंस डिपेंडिंग और -m इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये दो तरह के होते हैं, -m और +m। यहाँ तो कॉपी कर लिया था, कर लिया है, तो आज यहीं पे रुकेंगे।